तो आज के करंट अफेयर्स 19 मई 2021 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है कि देखो जो आपका कोविड के अब वेरिएंट्स हैं। कोविड के बारे ही ज्यादातर न्यूज कवर होती है, तभी आजकल आज न्यूज कम है। ठीक है, कहीं पे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहे हैं, कहीं पे तो ऐसी खबरें ज्यादा हैं। तो अब आपने देखा ही है कोविड ओवर द टाइम अपने वेरिएंट्स बहुत सारे म्यूटेशंस हो रही हैं। देखो पहली बात तो जो म्यूटेशन होती है ना, ये ना वायरस की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। वायरस ओवर द टाइम अपने आप को बदलता ही रहता है। इसी कारण जो आपका कोल्ड और कफ है, जो सबसे आम एक हमें वायरस से चीज होती है, जो हम कहते हैं वायरल हो गया, ठीक है, जो कोल्ड और कफ ये सारी चीजें होती हैं, उसकी आज तक कभी कोई मेडिसिन नहीं बन पाई, उसका आज तक कभी कोई इलाज नहीं बन पाया, क्योंकि वो अपने आप को म्यूटेट ही बहुत जल्दी कर जाता है। तो तुम उसकी दवाई बनाने जाओगे वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशंस होने के कारण, बैक्टीरिया में भी होती हैं, ठीक है, पर अभी खैर वायरस के लिए पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही कोविड में म्यूटेशन जो हुई जा रहे हैं उसके कारण आप पढ़ रहे हो कि यूके वेरिएंट बन रहा है, अमेरिका यूएसए वेरिएंट बन रहा है, साउथ अफ्रीका वेरिएंट बन रहा है, इंडियन वेरिएंट बन रहा है, और कल अब सिंगापुर वेरिएंट बनने की भी खबर थी। ये सारी अलग अलग वेरिएंट्स बनते जा रहे हैं। अब पर है क्या, अब जब तुम कोविड के साथ कंट्रीज का नाम जोड़ते हो, देखो ओरिजिनली वैसे क्या होता था, पहले कभी भी कोई बीमारी या कोई वायरस फैला है, जैसे इबोला हो गया, कोई भी हो गया, ये किसी एरिया के नाम पे ही इनके नाम रख दिए जाते थे। पर जब कोविड फैला, चाइना ने बहुत रेजिस्ट किया कि इसे चाइनीज वायरस ना बुलाया जाए, ठीक है। तो इसी कारण डब्ल्यूएचओ ने इसे चाइनीज वायरस नाम नहीं दिया, ठीक है, या वुहान वायरस नाम नहीं दिया। पर काफी पहले पॉपुलर हुआ था ये दो नाम भी, चाइनीज वायरस या वुहान वायरस के नाम से। पर उसके बाद जब ये वायरस इस नाम से नहीं रखे गए, इसका नाम कोविड रख दिया गया, उसके बाद अब जब वेरिएंट्स बन रहे हैं, अब बाकी कंट्रीज कह रही हैं कि वेरिएंट्स, क्योंकि होता क्या है, अगर किसी भी कंट्री का नाम जुड़ेगा उस कंट्री के साथ एक स्टिग्मा बैठ जाएगा कि ये वायरस इस कंट्री से आने वाले लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है, जैसे अब कोविड के साथ हो ही रहा है, आपकी ना वेस्टर्न कंट्रीज में जो चाइनीज नेशनल वहां पे शिफ्ट हुए हुए हैं, चाहे वो वहां पे बहुत सालों से रेजिडेंट है, जो आपके एशियंस हैं, उनके ऊपर ना हमले हो रहे हैं बहुत ज्यादा जब से कोविड हुआ है। क्योंकि लोगों में हेट्रेड पैदा होगी उनके खिलाफ, तो लगातार उन्हें वहां पे कोई ना कोई अटैक किसी ना किसी के ऊपर होता ही रहता है, बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ गए हैं उनके खिलाफ। तो ऐसा बाकी कम्युनिटीज के साथ ना होने लग जाए, इसके लिए अब डब्ल्यूएचओ क्या करने लगा है, डब्ल्यूएचओ अभी ने ये जो यूके वेरिएंट, यूएसए वेरिएंट, ये जैसे वेरिएंट्स के नाम हैं, इसकी जगह वैसे तो साइंटिफिक नाम इन सबको मिलते हैं, जैसे B.1.176, पर ये हर पर्सन को ये नाम याद नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब कितनों को ही नाम याद है कि यूके का क्या वेरिएंट था, इंडिया के वेरिएंट को क्या नाम मिला है, सबको ऐसे साइंटिफिक नाम जरूर एग्जिस्ट करते हैं। पर होता क्या है, एज अ लेमैन, क्योंकि हम वायरोलॉजी में नहीं डील करते, हमें ये चीजें नहीं याद रहती। हमें न्यूज़पेपर में अगर आया है यूके में कोई वेरिएंट मिला है, थोड़े टाइम बाद अखबारों में ये आने लग जाता है यूके वेरिएंट, यूके वेरिएंट, हमारे दिमाग में वही स्टिक कर जाता है कि यूके वेरिएंट है, तो यूके के रेजिडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ। इसीलिए अब डब्ल्यूएचओ कैसे सोच रहा है कि जैसे हम साइक्लोन्स को नेम देते, सॉरी, जैसे हम साइक्लोन्स को नेम देते हैं, वैसे ही हम वायरसेस को, वायरस के ये वेरिएंट्स हैं उन्हें नेम देना शुरू करें। क्योंकि वेरिएंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो अब साइक्लोन्स को कैसे नेम दिए जाते हैं, ये चीज पढ़नी और समझनी, ये चीज जरूरी है, ठीक है। तो आपकी ये चीज पढ़नी और समझनी जरूरी है। देखो साइक्लोन को अब नेम कैसे मिलता है, एक ना आपकी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डब्ल्यूएमओ कहते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इसने पूरी दुनिया को ना 6 रीजन्स में बांट दिया, 6 हिस्सों में, 6 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। पूरी दुनिया को 6 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये जो 6 रीजन है, इनमें से कोई ना कोई, जो वहां पे सबसे सिग्निफिकेंट कंट्री पड़ती है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है
इन चीज़ों को डिटेक्ट करने का, साइक्लोन्स के पैटर्न को डिटेक्ट करने का, टाइम से प्रोडिक्शन देने का, और उसका पूरा पाथ के अकॉर्डिंग वार्निंग जारी करने का। वहां पे एक एक कंट्री को वार्निंग देने के लिए हेड बना दिया गया। पर हेड का मतलब ये नहीं है कि वही सारे नाम देंगे। अब होता क्या है, उस रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज होती हैं सबसे 8-8 नाम मांगे जाते हैं। जितनी कंट्रीज होंगी सबसे 8-8 नाम मांगे जाएंगे और एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है, जिसमें ये सारे नाम लिखे हुए हैं। अब होता क्या है, साइक्लोन कहीं पे भी आ रहा हो, किसी भी कंट्री में आ रहा हो, लेट्स सपोज ये नाम इंडिया ने दिया था, पर साइक्लोन आ रहा है आपके श्रीलंका में, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई नाम है जो इंडिया ने दिया था, पर इस टाइम जो साइक्लोन आ रहा है वो श्रीलंका में आ रहा है, यही नाम मिलेगा। एक बार जिस साइक्लोन का नाम मिल गया वो कट जाएगा, फिर अगला नाम मिलेगा वो कट जाएगा, ऐसे चलते रहेंगे। जैसे अभी आपके मुंबई और गुजरात कोस्ट पे कौन सा साइक्लोन ने हिट किया है? ताउते। ताउते। ताउते जो नाम है ना वो म्यांमार का दिया हुआ है वैसे, ठीक है, पर हमारे रीजन में जो वार्निंग जारी करता है, ठीक है, वो हमारे इंडिया की जिम्मेदारी है। इंडिया के अंदर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वार्निंग जारी करता है सारे नॉर्थ इंडियन ओशन की कंट्रीज की। कौन सी कंट्रीज हमारे एरिया में? टोटल 13 कंट्रीज पड़ती हैं। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। इन सब में कभी भी साइक्लोन आना है, किस पैटर्न से आना है, कब स्ट्राइक करेगा, ये सारी की सारी चीजें हम प्रिडिक्ट करके उन्हें बताते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि किस दिन कहाँ पे मतलब किस दिन किस कैसे साइक्लोन का पैटर्न है, क्या वो सिवियर साइक्लोन है या माइल्ड है, कैसा है, वो सब कुछ हम उसी के अकॉर्डिंग वार्निंग जारी करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये लास्ट ईयर आपको याद होगा मई 2020 में भी साइक्लोन आया था इंडिया में, साइक्लोन अम्फान। ये ना 2004 में जब से ये लिस्ट शुरू हुई है, अम्फान लास्ट नाम था, ठीक है। उसके बाद वो लिस्ट खत्म होगी, 2020 में नई लिस्ट बनाई गई है। ये 13 कंट्री से अब टोटल 169 नेम्स है, और इसमें से 2020 का पहला जो साइक्लोन अभी आया है वो तौते है। क्लियर है? 2020 में अभी सबसे पहला साइक्लोन यही आया है। पर अब सीजन शुरू होगा, और अभी और भी साइक्लोन, मतलब ये तो चलो गॉड फॉरबिड नुकसान ना हो, पर हर साल ये नेचुरल फिनोमेना है कि ये इस टाइम पे, क्योंकि आपके जो टेम्परेचर कंडीशन, जो हमने साइक्लोन थोड़े करंट अफेयर पहले किया था कि साइक्लोन बनते कैसे हैं वो कंडीशंस आज ये वाले महीनों में या तो आइडल होती हैं, ठीक है, ये मई जून के महीने में, या फिर सितंबर अक्टूबर में जाके आइडल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहीं पे सारे साइक्लोन्स आते होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी की जाती है। मुंबई और गुजरात में साइक्लोन्स इतने ज्यादा नहीं आते, इस कारण वहाँ की गवर्नमेंट्स कम प्रिपेयर्ड दिख रही हैं। पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जहाँ पे हर साल साइक्लोन आना ही आना है, वो गवर्नमेंट्स का देखना, उनका रिस्पॉन्स अभी देख लो, जैसे इतने लोग मिसिंग हैं यहाँ पे, ये चीजें हैं, तो क्योंकि मुंबई और गुजरात ये प्रिपेयर्ड नहीं है। आपके इंडिया की साइड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, किस साइड ज्यादा साइक्लोन आते हैं, तो बे ऑफ बंगाल की साइड ज्यादा साइक्लोन आते हैं। तो यहाँ की जो स्टेट्स है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे हमेशा स्ट्राइक करता है। ये ना बहुत वेल प्रिपेयर्ड स्टेट है। अमेरिका में भी जब साइक्लोन या वो हरिकेन कहते हैं, वो जब स्ट्राइक करता है, वहां पे भी जान माल का नुकसान, 150 लोग, कितने लोग मर जाते हैं अमेरिका में। पर हमारे आंध्र प्रदेश उड़ीसा साइड जब साइक्लोन स्ट्राइक करता है, हमारा डेथ काउंट होता है 1 या 2, क्योंकि इन स्टेट्स ने इतना बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना लिया है ना, कि दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, बल्कि सारी दुनिया के जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे खासकर स्टडी करने आते हैं कि कैसे ये स्टेट्स इफेक्टिवली काम करती हैं। तो पर जैसे जैसे आप पिछले 2-3 सालों से दिख रहा है कि आपके वेस्टर्न सी बोर्ड पे भी साइक्लोन आने लग गए हैं, कभी केरला पे आ रहा है, कभी मुंबई पे आ रहा है, कभी गुजरात पे आ रहा है।
अब इन्हें भी वैसी तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आने वाले सालों में देखो क्या तैयारी करते हैं, तो इन्हें भी वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जानों का नुकसान नहीं होने दे सकते। पहले करंट अफेयर में कोई भी डाउट? ठीक है, अब दूसरा करंट अफेयर है आपके अर्थ के एक रीजन के बारे, आर्टिक रीजन के बारे। देखो, जब भी हम अर्थ को स्टडी करते हैं, ये क्यों एरियाज इंपॉर्टेंट है अलग से समझाता हूँ। ये आपकी अर्थ है, ये बिल्कुल टॉप का एरिया आर्टिक सर्कल बोलते हैं, बस यही दो लाइनें बनाऊंगा, और ये नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये दो एरियाज क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दुनिया का ना ज्यादातर जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पे लोकेटेड है। और ग्लेशियर्स के साथ साथ, मतलब इसे ग्लोबल वार्मिंग से भी क्यों बचाना जरूरी है, ग्लेशियर्स के साथ साथ क्या है यहाँ पे ना, कार्बन सिंक्स कहते हैं इन्हें। आपका समुंदर और जो आपके ग्लेशियर होते हैं ना, ये सबसे बड़े कार्बन सिंक्स हैं। देखो, आपकी एक वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस होती हैं जो अर्थ को गर्म करती है। पोटेंशियल होता है अब कभी आपको ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल पूछा जाए, पोटेंशियल का मतलब होता है एक ग्रीन हाउस गैस कितने टाइम तक हवा में रहेगी, मतलब आज अगर एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, वो कितने साल बाद जाके खत्म होगा। जैसे सबसे वैसे गर्मी एब्जॉर्ब करने वाली जो चीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो होता है आपके वाटर वेपर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी ये एब्जॉर्ब करते हैं हवा के अंदर। पर ये इन्हें ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है ना, ये माना जाता है कि आज कहीं से कोई पानी इवेपोरेट हुआ है, ये 7 से 10 दिन के अंदर अंदर कहीं पे बारिश बन के गिर जाएगा। तो इसका पोटेंशियल बहुत कम है, चाहे गर्मी बहुत एब्जॉर्ब करता है पर अपने आप में इसका पोटेंशियल बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक मॉलिक्यूल आज आपकी कार से, टू व्हीलर से, घर की चिमनी से, थर्मल पावर प्लांट से, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ये 80 से 90 साल लगा देगा खत्म होने में। तो यानी कि अगर हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो आज से, मतलब आज वो वाले कार्बन डाइऑक्साइड के भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो आज से 80-90 साल पहले बने थे, वो अब जाके खत्म हो रहे हैं। तो खुद सोचो, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगती जा रही हैं, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये पोल्यूशन भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण हमें फिर होता क्या है, आपकी नेचर में ना एक नेचुरल, मतलब एक नेचर में नेचुरल प्रोसेस है ये कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेने का। जितने भी आपके समुंदर है ना, पानी के अंदर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती जाती है और पानी के बिल्कुल नीचे सेटल डाउन होती जाती है। यही आपकी बर्फ के एरिया में होती है, यही आपके सॉइल के अंदर भी होती है। सबसे बड़ा दुनिया का रिजर्व आपके ओशंस है। ठीक है, इसलिए ओशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो लगातार ओशंस का ध्यान रखने को बोला जाता है कि उसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये ओशन जितना गर्म होता जाएगा, प्लस ये ग्लेशियर जितने मेल्ट होते जाएंगे, उसका भी पानी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर रेज होता जाएगा, उससे होगा कि अब दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो, एक हद के बाद जब ओशंस गर्म हो गए, ये ना एब्जॉर्ब करने की जगह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देंगे। तो अचानक ही आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होनी शुरू हो सकती है, अगर ओशंस की गर्मी को ना रोका गया। दूसरी जो चीज है, अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे, एक तो यहाँ पे जो लाइफ पाई जाती है वो यहीं पे यूनिक है, जैसे आपके पोलर बेयर हो गए, पेंगुइन हो गए, वो यहीं पे रहते हैं। अगर यहाँ पे ये सारा एरिया खत्म हो गया, तो वो जानवर भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सी में भी रहते हैं, कुछ लैंड पे भी रहते हैं, वो यहीं रहते हैं। अगर ये एरिया खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, वाटर लेवल। इससे हम ह्यूमंस को क्या प्रॉब्लम होने वाली है कि जितना भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, वो कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग होने लग जाएगी।
पानी भरने लग जाएगा उन एरियाज में। तो हमारे शहरों के अंदर हर जगह पानी आने लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा लैंड एरिया कवर करने लगेगा पानी। ठीक है, तो ये दो चीजों के कारण हमें इन एरियाज को बचाना जरूरी है। तो इसी के लिए, अब ये सारी चीजों के लिए, अब इन एरियाज को बचाने के लिए जरूरी है कि इन एरियाज को किसी तरीके से किसी कन्फ्लिक्ट से बचाया जाए, इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब कुछ किया जाए। तो उस चीज के लिए क्या जरूरी है कि हम कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बना लें जिसके कारण हम इस एरिया में जाके बसे ही ना, मतलब कोई भी ह्यूमंस इस एरिया में सेटल ना हो या कम हो। इसके चलते हुए हमने ये जो अंटार्कटिका का एरिया ना, यहाँ पे एंटार्क्टिक ट्रीटी कर ली थी। एक ना संधि हुई है, पूरी दुनिया की कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज ने इसे साइन किया हुआ है। इसमें क्या है, अब जब भी आप वर्ल्ड मैप देखते हैं ना, वर्ल्ड मैप में हमेशा देखना जो एंटार्क्टिक का एरिया ना, एंटार्क्टिका जो बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंटार्क्टिका हमेशा व्हाइट कलर का बनाया होगा। वो व्हाइट कलर का इसलिए नहीं बनाया होता कि यहाँ पे बर्फ है। व्हाइट कलर का मतलब है कि उसे कोई कंट्री ओन नहीं करती। नो कंट्री ओन्स इट। उसे किसी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है। ये जो अंटार्कटिका का एरिया है, ये सारी ह्यूमैनिटी को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये अंटार्कटिका ट्रीटी में हमने सेटल डाउन कर लिया। ठीक है, क्योंकि बर्फ तो और भी दुनिया के कोने में है, तो बाकी जगह व्हाइट क्यों नहीं बनाया? हम यही क्यों व्हाइट बनाते हैं? व्हाइट का मतलब एक्चुअली बर्फ से नहीं है। व्हाइट का मतलब है कि कोई भी कंट्री का क्लेम नहीं है, क्योंकि वैसे तुम देखोगे वर्ल्ड मैप, हर कंट्री को अलग अलग रंग से कलर किया हुआ है। इसे कभी भी नहीं किया जाता। ठीक है, वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सारी ह्यूमैनिटी इस ट्रीटी के थ्रू यही हुआ है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी यहाँ पे ना कोई सेटलमेंट बिठाएगा, मतलब कोई भी अपने लोगों को नहीं भेजेगा। ठीक है, मतलब वहां पे ना सेटलमेंट होगी, ना कोई भी यहाँ पे मिलिट्री की कोई एक्सरसाइज कर सकता है, ना मिलिट्री बेस बना सकता है। तो मैक्सिमम अंटार्कटिका का यूज क्या किस चीज के लिए हो सकता है? टूरिज्म के लिए, सारी कंट्रीज टूरिज्म लेके जा सकती हैं अपना। उसके अलावा साइंटिफिक स्टडी के लिए। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी के लिए इसे यूज किया जा सकता है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी यहाँ पे लैब्स बना के रखी हुई हैं। इंडिया की भी 2 लैब्स और एक सर्विस स्टेशन है यहाँ पे। तो ऐसे ही और भी दुनिया की कंट्रीज ने बना के रखी हुई हैं। तो हम लगातार यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही अब अंटार्कटिका ट्रीटी तो एग्जिस्ट करती है, पर अब नॉर्थ में क्या प्रॉब्लम है? ज्यादातर कंट्रीज जो है वो नॉर्थ में ही है। और जैसे अमेरिका यहाँ पे आ गया, इसके दूसरी साइड पे रशिया है, रशिया के ऊपर भी टेरिटरीज हैं। फिर आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर आपका ग्रीनलैंड। यहाँ पे ना बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी पड़ती थी। तो हुआ क्या है, आर्कटिक एरिया में कोई ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती। पर सारी कंट्रीज का एहसास हुआ कि चलो हमारे यहाँ पे लैंड क्लेम्स भी है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन भी रहती है, हम यहाँ पे सामान भी, मतलब यहाँ से तेल भी निकालते हैं और चीजें भी यूज करते हैं। पर हमें इस एरिया को बचा के रखने की जरूरत है, यहाँ के बर्फ को बचा के रखने की जरूरत है। तो आपस में पीस बना के, कॉपरेशन बना के रखने की जरूरत है। ठीक है, यूएसए कनाडा दोनों, मतलब यहाँ के। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आर्टिक काउंसिल बना लिया। अब इस आर्टिक काउंसिल की ना कोई ट्रीटी नहीं है, कोई संधि नहीं हुई हुई। ठीक है, सिर्फ ये एक एज अ काउंसिल एग्जिस्ट करता है। काउंसिल में क्या है कि जितनी भी कंट्रीज इस आर्टिक सर्कल, मतलब जहां जिस कंट्री से भी आर्टिक सर्कल निकल जाएगा, मतलब कंट्री आर्टिक जोन में पड़ गई, थोड़ी सी भी चाहे पड़े, वो इसका पार्ट बन सकती है। और ये आपस में हर मामले पे बात करके इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, किसी भी कन्फ्लिक्ट ना हो उसे बचाने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा पर्पस है आपका आर्टिक काउंसिल का। ठीक है, तो 1991 में इसे बनाने की शुरुआत हुई थी, पर ये बना 1996 में जाके ऑटवा डेक्लेरेशन में। ऑटवा कौन सी कंट्री की कैपिटल है? कनाडा। बिल्कुल, कनाडा। ठीक है, इसके बाद ये हर चीज के ऊपर स्टडीज कंडक्ट करवाता है, पीस बनाने की कोशिश करता है।
और इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं ये आपको याद रखने की जरूरत है। मतलब ये सारी वही कंट्रीज है जिनके जो आर्टिक एरिया में पड़ गई। कनाडा, डेनमार्क, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क को बिलोंग करता है इसलिए, ठीक है। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएसए। यूएसए का अलास्का जो है वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो इसके कारण उसका भी यहाँ पे क्लेम आ जाता है। क्लियर है? कोई भी डाउट? नहीं? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।